नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रासो साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना बीसल देव रासो के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रासो साहित्य के उद्भव और विकास पर बात की और हमने बताया कि किस तरह से संस्कृत साहित्य से प्राकृत अपभ्रंश से होती हुई रासा काव्य परंपरा हिंदी साहित्य के आदिकाल में रास साहित्य व रासो साहित्य के रूप में विकसित होती है। और बीसल देव रासो जैन रास काव्य परंपरा और भाटचारण आदि की रासो काव्य परंपरा के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो हिंदी साहित्य की इस महत्वपूर्ण कृति बीसल देव रासो के बारे में शुरुआत करते हैं। इस रचना के रचनाकार नरपति नाल माने जाते हैं। 4 खंडों में विभाजित यह रचना, जिसमें लगभग 128 छंद हैं, जिसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया है। पहले खंड में मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से शाकंभरी अजमेर के चौहान शासक बीसल देव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में राजमती से रूठकर रत्न ले आने के लिए बीसल देव का उड़ीसा जाना वर्णित है। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है, जो कि इस रचना का सबसे सुंदर खंड बन पड़ा है। चौथे खंड में भोजराज का अपनी पुत्री को मालवा ले जाना वर्णित है और उसी के बाद बीसल देव का उड़ीसा से लौटना और राजमती को अपने घर वापस ले आने का प्रसंग समाविष्ट है। वर्तमान में बहुत सारे पाठ जो है इस रचना के उपलब्ध होते हैं। उनमें 3 महत्वपूर्ण पाठ हैं, सत्यजीवन वर्मा का, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का और डॉक्टर तारकनाथ अग्रवाल का। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जो इसका पाठ निर्धारित किया है, जो संपादित पाठ है, उसमें 124 छंद है और 4 खंडों में ये विभाजित है। वहीं सत्यजीवन वर्मा और डॉक्टर तारकनाथ अग्रवाल ने जो संपादन किया है, उसमें 146 छंद है। अब इसके रचनाकाल की हम बात करें तो ये सबसे विवादास्पद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1212 ईस्वी माना है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1058 विक्रम संवत इसका स्वीकार करते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने विक्रम संवत 1030 से 1056 इसका रचना काल माना है। मिश्र बंधुओं ने भी आचार्य शुक्ल के समान ही 1212 विक्रम संवत को मान्यता दी है। वहीं मोतीलाल मेनारिया का कहना है कि ये भाषा की दृष्टि से हम इस पर विचार करें तो ये काफ़ी परवर्ती रचना है और यह 1545 से 1560 विक्रम के आसपास की रचना ठहरती है। अब इस रचना के आरंभ के संबंध में जो अलग अलग इसके पाठ हैं, उनमें 2 छंद मिलते हैं। एक छंद है जिसमें कहा गया है कि समत सहज 77 जानी, नल कविशरी कही अमृतवाणी, गुण गुत्थऊ चौहान का शुक्ल पंचमी श्रावण मास, रोहिणी नक्षत्र सोहामणऊ, सो दिनी गिणी जोईसी जोड़ई रास। यानी इसमें जो है समत सहस 77 जानी 1000। अब इसको जो है अलग अलग जो पुस्तकें हैं उनमें इसकी व्याख्या जो है वो अलग अलग प्रकार से की गई है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें इसका जो दिन है और मास है वो श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि माना गया है। वहीं दूसरी जो रचनाएं हैं उसमें जेठ बुधि नवमी बुधवारी, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और बुधवार से उसकी तिथि मानी गई है और विक्रम संवत 1212 माना गया है। अब ये 2 प्रकार की बातें जो हैं हमें इसके रचना काल के आरंभिक वर्ष के बारे में देखने को मिलती है। कुछ रचनाकारों ने जो है इसका आरंभ जो है वो 1073 संवत सहस 77। अब इसमें जो है कुछ पंक्तियां इस तरह से मिलती है जिसमें स शब्द नहीं है, संवत सहस 73 जानी यानी 1073, और कहीं कहीं स शब्द जो है
वो लगा हुआ मिल जाता है इसमें। तो ऐसे में जो रचना है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि सह का जो अंतर है, तो कहीं पर ये 73 हो गया है, कहीं ये 77 हो गया है। तो इसका अर्थ जो है राजस्थानी में 72 का प्रयोग जो है वो 72 के लिए किया जाता है, 72 के लिए। तो ऐसी स्थिति में संवत सहस 73 का अर्थ जो है हम 1273 भी ले सकते हैं और 1073 भी ले सकते हैं। ये दो अर्थ जो हैं इसके अलग अलग विद्वानों ने माने हैं। दूसरी पंक्ति जिसका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में करते हैं, 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ ही शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो यहाँ इन्होंने रासु शब्द के उत्पत्ति भी इन्होंने रसायन से मानी है, ये शब्द भी यहाँ आता है। और 1272 का अर्थ यहाँ उन्होंने 1212 लिया है। राजस्थानी में 72 का अर्थ जो है 12 के लिए भी आता है 12, और 72 जो है 72। तो कुछ विद्वानों ने इसका 1272 माना है, कुछ ने 1212 माना है। शुक्ल जी ने इसका आरंभ जो है 1212 विक्रम संवत से माना है और मिश्र बंधुओं ने विक्रम संवत 1220 से माना है। तो अभी भी जो है सर्वमान्य मत कोई है नहीं। परीक्षा की दृष्टि से आप शुक्ल जी का मत ध्यान में रख सकते हैं कि विक्रम संवत 1212 इसका रचना काल माना जाता है। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि इस काव्य का आरंभ 1272 जेठ बदी नवमी बुधवार को हुआ। इन दोनों छंदों के आधार पर वो कहते हैं। और इसकी समाप्ति 1273 श्रावण शुक्ल पंचमी को हुई। इसलिए कवि ने जहां 1272 के साथ नाल रसायन आरंभ ही कहा है, वहीं दूसरे के साथ भूतकालिक क्रिया का प्रयोग करते हुए नल्लय कबीसरी कही अमृतवाणी कहा गया है, जो इसकी समाप्ति का सूचक है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये दोनों पाठों में जो दोनों इसके आरंभ की तिथियां मिलती हैं, उसमें से एक को आरंभ की तिथि और एक को जो है उसके समापन की तिथि माना है। तो काव्य का आरंभ जो है 1272 जेठ बुधी नवमी बुधवार को माना है और उसकी समाप्ति जो है वो 1272 और 1273 श्रावण शुक्ल पंचमी को इसकी समाप्ति माना है। तो ये मत जो है काफ़ी हद तक हम इसे मान सकते हैं कि 1272 में इसका आरंभ और 1273 श्रावण शुक्ल पंचमी को इसका समापन हुआ। गणपति चंद्र गुप्त ने जो है दोनों पाठों में जो ये आरंभ की तिथि है उसका भाषा की दृष्टि से उसकी व्याख्या करते हुए अपना ये निर्णय दिया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले बच्चन सिंह का कहना है कि उन्होंने तो ये सवाल उठाया है पहले तो कि बीसल देव जो हैं वो विग्रहराज तृतीय हैं या चतुर्थ हैं। तो बच्चन सिंह का मानना है कि जो ऐतिहासिक कालक्रम को यदि हम देखें तो बीसल देव विग्रहराज तृतीय ही ठहरते हैं, चतुर्थ नहीं। बांसवाड़ा, उज्जैन और बेतवा के दानपत्रों और शिलालेखों के आधार पर मालवा के राजा भोज का समय जो है 1076 से लेकर 1115 विक्रम ठहराया गया है। ऐसी स्थिति में विग्रहराज तृतीय का भोजराज की बेटी राजमती से विवाहित होना बिल्कुल संभाव्य जान पड़ता है। रासों के आरंभ में भी भोजराज की प्रशस्ति की गई है। हो सकता है कि इस ग्रंथ का समारंभ भोज के राज्यारोहण को ध्यान में रखकर किया गया हो, अतः 1076 विक्रम को इस रचना का समारंभ मानने में कोई अनौचित्य नहीं है। अब इस विषय पर हम आगे बात करेंगे कि हम विग्रहराज तृतीय को बीसल देव माने या चतुर्थ को, और इस संबंध में जो है विद्वानों का क्या मत है। तो विग्रहराज तृतीय बीसल देव को विग्रहराज तृतीय मानने वाले हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर बच्चन सिंह। वहीं विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव मानने वाले हैं आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त। तो शुक्ल जी ने जहाँ इसे विग्रहराज चतुर्थ माना है, वहीं उन्होंने जो है अपने ग्रंथ में इसकी ओर संकेत भी किया है, इस पर आपत्ति भी की है कि विग्रहराज चतुर्थ जिसका ऐतिहासिक वर्णन है कि वो बहुत ही शूरवीर राजा थे, उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और अनेक विजयश्री प्राप्त की। वो ऐसे राजा का रासो साहित्य जो है उसमें केवल श्रृंगारिक वर्णन जो है वो खटकता है। केवल जो है वो एक सामंती, एक विलासी राजा है बीसल देव,
जो बीसलदेव रासु में वर्णित है, और वो सिर्फ अपनी गर्भोक्ति के लिए, अपने पुरुषोचित, अपने सामंती अहम के लिए उसमें वर्णित किया गया है। जबकि परंपरा से, ऐतिहासिकता से जो विग्रहराज चतुर्थ हैं, शाकंभरी अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, वो बड़े ही शूरवीर राजा थे। तो ऐसे में विग्रहराज चतुर्थ जो हैं वो बीसलदेव हो, इसमें उन्होंने, शुक्ल जी ने भी संशय प्रकट किया है। अब ये निर्णय अभी अनिर्णित ही रह जाता है। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है कि किन विद्वानों ने बीसलदेव को विग्रहराज तृतीय माना है, किन विद्वानों ने चतुर्थ माना है। अब कुछ विद्वानों ने जब विग्रहराज तृतीय बीसलदेव को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि नरपति नाल जो है वो जरूरी नहीं कि विग्रहराज के समकालीन रहे हों, वो उनके बाद के कवि भी हो सकते हैं। तो नाल की समकालीनता पर भी प्रश्न चिन्ह है। विग्रहराज तृतीय हैं या चतुर्थ हैं बीसलदेव, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। भाषा की दृष्टि से बात करें तो चूंकि ये एक विकसनशील गेय काव्य है, तो भाषा इसमें निरंतर बदलती गई है, और इसकी भाषा जो है 15वीं-16वीं शताब्दी की भाषा प्रतीत होती है। तो इसलिए भाषा की दृष्टि से भी ये एक प्रामाणिक रचना नहीं ठहरती है। दो छंद विशेष रूप से मैं यहाँ राजमती का जो विरह वर्णन है उससे यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अस्त्रीय जन्म काई दिगऊ महेश, अवर जन्म थारा गणैर नरेश। यहाँ जो है राजमती अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती है कि हे महेश, हे शिव, हे ईश्वर, तुमने मुझे स्त्री का जन्म क्यों दिया? तुम्हारे यहाँ अनेक 84 लाख योनियां कही गई हैं हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार, तो अनेक आपके यहाँ जन्म थे, आपने मुझे स्त्री क्यों बनाया? उसके बजाय तो मैं यदि वनखंड में निवास करने वाली कोयल होती तो आम और चंपा की डालियों पर फुदकती रहती, और जो है दाख आम की निमोली चंपा की डाल पर फुदकते आम की निमोलियाँ खाती रहती। मुझे इस तरह का कि विरह जो अग्नि है उसमें जलना नहीं पड़ता। तो स्त्री की जो पीड़ा है उसको नरपति नाल ने बहुत ही महनीयता के साथ स्वर दिया है। एक और जो है छंद है इसका, आंजनी काई न सिर जिये करतार, सेत कमावती शव भरतार, पहिरण आछा लोवणी, तुंग तुरिय जिमे भीड़ती गाय, साई लेती सामुई, हंस हंसी बूझती प्रिय की बात। कि तुमने मुझे जो है रानी क्यों बनाया? हे करतार, तुम मुझे, इसके बजाय तुमने मुझे जाटनी क्यों नहीं बनाया? यदि मैं जाटनी होती तो लोवनी पहनकर अपने पति के साथ जो है खेती बाड़ी करती, उसके अंग से अंग लगाती और हंस हंस के अपने प्रिय से बातें करती। तो सामंती जीवन में स्त्री की जो पीड़ा है उसको भी एक सामान्य स्त्री से तुलना करते हुए कहा है नरपति लाल ने कि सामान्य स्त्री, कृषक या मजदूर स्त्री का जीवन जो है एक रानी की तुलना में ज्यादा अच्छा है। उसको जो है उन्होंने वाणी दी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात कर लें। गेय महाकाव्य है, विरह गीत है। विभिन्न राग रागनियों पर इसके छंद जो है वो निबद्ध किए गए हैं। विशेषतः राग केदार का प्रयोग हुआ है। हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन जिसका आरंभ कार्तिक मास से हुआ है वो भी इसी रचना में देखने को मिलता है। संदेश परंपरा का काव्य है ये। संदेश रासक से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। इसकी जो नायिका है राजमती वो विरहिणी है, अपना संदेश जो है पथिकों के माध्यम से राजा तक पहुंचाती है, और राजा उड़ीसा चले गए हैं और वहां से वो लौटकर आते हैं। अब सबसे बड़ी इसकी जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है इस काव्य की कि ये एक सामंती और विलासी जीवन का काव्य है। पूरा चित्र इसमें सामंती जीवन का खींचा गया है। राजमती भी राजकन्या है तो उनमें भी अहंकार है, अपना अहम है। वहीं राजा बीसलदेव जो है वो तो पूरे अहंकारी हैं। सामंती जो अहंकार उनमें जो है वो कूट कूट कर भरा है। और इस छंद का आरंभ यहाँ से होता है, इस काव्य का आरंभ इस प्रकार से होता है कि विवाह के पश्चात एक बार जो है बीसलदेव एक गर्भोक्ति कहते हैं कि मेरे समान जो है धनी राजा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। रानी को ये बात खटकती है, वो कहती है कि तुमसे धनी तो उड़ीसा का राजा है, तुम्हारे यहाँ तो जो है नमक निकलता है, सांभर का नमक। उड़ीसा के राजा के खानों से तो रत्न निकलते हैं। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। राजा के सामंती मिजाज को यह बात अच्छी नहीं लगती और वह रानी से रूठ करके हीरा जवाहरात लाने के लिए
उड़ीसा चला जाता है। अब इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के ये काव्य की रचना की गई है और इसमें राजमती का जो विरह वर्णन है वो इस काव्य का सबसे सुंदर पक्ष है। श्रृंगार रस की प्रधानता है, कहीं कोई वीर रस की बात इसमें नहीं है। छंद वैविध्य जो कि रासो काव्य परंपरा की अन्यतम विशेषता है वह भी इसमें देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आगे और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें रासो नामना विभिन्न रचनाएं, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।